Hello everyone. In this video lecture, I am going to describe you chapter first, class 10, Geography, Resources and Development, संसाधन और विकास. In the previous videos, I have explained to you what are resources, how they are exist on the earth, their classification, how they are adjusted by the human being, and what problem the human beings have to face by the excursion and the exploitation of those natural resources, and the steps taken by the conference that was held in 1992 in Rio de Janeiro, ब्राजील. अब एजेंडा 21 के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यहाँ मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको कि रिसोर्स प्लानिंग की हमें जरूरत क्यों होती है. तो सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग के साथ ही क्वेश्चन उठता है, व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग. संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से हमें यूज करने की आवश्यकता क्यों होती है. तो सबसे पहली बात क्या उभर कर सामने आती है, इसका रीजन क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की किसी भी कंट्री के रीजन के अंदर लैंड एरिया, वाटर बॉडीज इंक्लूड करके कोई भी अगर नेचुरल रिसोर्स एग्जिस्ट है, वहां पे अवेलेबल होता है, नेचुरली अकर होता है, तो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. लाइक अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, यहाँ पे कुछ एक स्टेट्स का एग्जांपल देते हुए मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये हमारे स्टेट हैं इंडिया के, और इनके अंदर मिनरल्स और कोल का बहुत अच्छा डिपॉजिट मिलता है. बट इकोनॉमिकली अगर हम देखें, इतना डिपोजिशन होने के बाद भी उसको एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है, निकाला भी जाता है, यूज भी किया जाता है, स्टिल दे आर नॉट काउंटेड इन द डेवलप्ड स्टेट ऑफ द कंट्री. ये फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड इलाके में ही काउंट होते हैं कहीं ना कहीं. सेकेंड, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अबंडेंट है वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स और कोल वहां पर है अबंडेंस में. नेक्स्ट है एग्जांपल आपका अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश जो वाटर रिसोर्सेज में बहुत रिच है, कोई कमी नहीं है वहां पर पानी की, क्योंकि हिमालयन रीजन में ये उधर हमारे सेवन सिस्टर्स के अंदर पर्टिकुलर एरिया में पड़ता है. इधर अगर बात की जाए, मैप को देखा जाए, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की लैकिंग है, स्कार्सिटी है. वी कैन से व्हाई, क्योंकि वहां का एरिया जो माउंटेनी एरिया, हिली एरिया हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है. तो एक चीज में अगर रिच है एक रिसोर्स में, तो दूसरे में वो लैकिंग कर रहा है. अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान नेचुरल रिसोर्स में रिच है, किसमें? विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में रिच है, बट वहां पर वाटर रिसोर्स की क्या है? स्कार्सिटी है. तो कहीं रिच है तो कहीं कम है. तो ये क्या शो करता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर लद्दाख की बात की जाए, लद्दाख हमारी जम्मू एंड कश्मीर के साइड में पड़ता है, ऊपर पड़ता है, हिली एरिया के अंदर आता है. इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर कंट्री, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या होता है, इट इज काउंटेड इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया. we know that we are having two types of desert on the earth, that is hot desert and cold desert. और इंडिया के अंदर हमारे पास दोनों ही हैं. हॉट डेजर्ट में थार डेजर्ट है और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हमारा लद्दाख के अंदर है. लेकिन ये क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्नो कवर्ड रहता है, तो दूसरी जो पोर्शन है इंडिया का, कंट्री का, वो उससे आइसोलेटेड रहता है. लेकिन ये कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है, कल्चरल हेरिटेज इसके पास बहुत ज्यादा है. यहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्री के ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. तो क्या कहते हैं कि इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनइक्वल होता है. दैट्स व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, कि इस तरीके से हम उसको यूज कर सकें कि किसी नेचुरल रिसोर्स की अगर किसी दूसरी पर्टिकुलर जगह पर कमी है तो वहां की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया जा सके. नॉट फॉर द ग्रीड, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये तो था कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है. अब क्या कहता है कि इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से काउंट किया जाता है. अब हम यहाँ पर्टिकुलर किसका एग्जांपल लेके चलेंगे? अपनी कंट्री इंडिया का एग्जांपल लेंगे. कि वो देखिए एजेंडा 21 के अंदर, समिट के अंदर क्या इंक्लूड किया गया था कि लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट जो है, वहाँ के लोकल जो अथॉरिटीज हैं, वो अपने लेवल पर एजेंडा 21 को फॉलो कर सकते हैं. तो इंडिया के अंदर हम क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं? क्या सबसे पहला जो स्टेप होता है रिसोर्स प्लानिंग के अंदर कि विद इन द रीजन ऑफ इंडियन कंट्री हमें क्या करना पड़ता है, ये पता लगाना पड़ता है कि कोई रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है. तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा?
पता लगा के उस रिसोर्स की क्या करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करनी पड़ेगी। फिर सर्वे करना पड़ेगा कि ये, मान लो कि कोल का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले पता लगाया गया कि यहाँ पर कोल है, फिर उसका सर्वे किया गया कि कितने रीजन के अंदर, कितने एरिया के अंदर वो है। सर्वे होने के बाद उसकी मैपिंग की जाती है, कितनी गहराई तक, क्या हिली एरिया आता है, किस तरीके से पर्टिकुलर सारा लेआउट बनाया जाता है। आफ्टर देन उसकी क्वालिटी कैसी है कि अगर उसको एक्सट्रैक्ट हम करेंगे, निकालेंगे किसी भी मिनरल को, क्या उस पे जितना पैसा लगाया जाएगा उसके बाद उसका आउटकम होगा, हमें बेनिफिट होगा, पहले पर्सनल लेवल पर, फिर वास्ट लेवल पर, कंट्री लेवल पर हम कह सकते हैं। और क्वांटिटी कितनी है कि मान लो करोड़ों में तो एक्सपेंडिचर हो रहा है कोई प्लांटेशन करने के लिए, किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसकी सेलिंग इतनी, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी कि सेलिंग के बाद उससे बेनिफिट मिले, तो क्या होगा कि उसको निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो सारा एक वी कैन से कि एक लेआउट तैयार किया जाता है कि किस लेवल पर एक्सपेंडिचर करने से कितने हद तक हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन किसी भी मिनरल की, उसकी सर्विंग करना, मैपिंग, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, डेवलपमेंट की कितना है। आफ्टर देन आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर के ऊपर वहां सेटअप भी करना पड़ेगा आपको उस चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको स्टोरेज के लिए भी आपको सब कुछ चाहिए होगा। और स्टोरेज करने के बाद वहां पर क्या, इन इंस्टीट्यूशन तक उनको भेजा भी जाएगा, जो फैक्ट्री सेटअप किया जाएगा। लाइक आयरन ओर की बात करते हैं तो प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार किया गया, फैक्ट्री सेटअप वहां किया गया, एक टाउनशिप डेवलप की गई। अगर हम झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे स्पेशल टाउनशिप बनाई गई है एक्सट्रैक्शन करने के लिए मिनरल्स और कोल का। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मशीनरी, टूल्स, जो भी कुछ चाहिएगा, स्किलफुल पर्सन चाहिए हमें, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं, कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन देंगे, प्लानिंग करेंगे कि कहाँ से माइनिंग होनी चाहिए, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट अंदर जा सकते हैं, मशीनरी, सब तरीके की प्लानिंग के लिए स्किल चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सेटअप के मीन्स टू से आयरन ओर को डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते, हमें उसके लिए फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें बहुत सी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, अगेन स्किल की जरूरत पड़ेगी, और फिर एक मार्केट भी चाहिए। तो उसके लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन अगर दिया जाता है तो वो बेनिफिशियल रहता है कि नहीं रहता है, उसमें ही ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं आ जाए कहीं। तो ये सब चीजें क्या करनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है। आफ्टर देन थर्ड स्टेप होता है कि जिस रिसोर्स को डेवलपमेंट की गई, मान लो कि यहाँ पे हमने रिसोर्स के आइडेंटिफिकेशन भी कर ली, आयरन और कोल की, झारखंड और छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ आयरन और कोल की हमने क्या कर ली, आइडेंटिफिकेशन कर ली, प्लानिंग स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया, सेटअप कर दिया, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है और इंस्टीट्यूशनल सेटअप तक भी वो जा रहा है। अब जिस किसी ने उसको, जमशेदजी टाटा की अगर हम बात करें, सेटअप किया, तो उनको पर्सनल तो बेनिफिट हुआ, क्या वो कंट्री को भी बेनिफिट दे रहा है? ऑब्वियसली उस टाइम पे उन्होंने फ्रीडम गेट करने से पहले ही सेटअप किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जब चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई थी, तो इंडिया के अंदर ही आयरन ओर पहचाना गया, आइडेंटिफिकेशन की गई, प्लानिंग स्ट्रक्चर के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी दी गई। तो क्या रिसोर्स डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट से बिलोंग करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि जो मान लो एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर को, तो उससे जो बेनिफिट हो रहा है वो कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करेगा। सेकेंडली, विद इन द कंट्री जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं हमारे, उनको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब एक रूट लेवल पर डेवलपमेंट होता जा रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, तो ऑब्वियसली नेशन की डेवलपमेंट में क्या होती है, हेल्प मिलती है। तो इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग इस तरीके से की जाती है, और किसी भी कंट्री के अंदर की जाती है, बट हमने यहाँ स्पेशली किसका एग्जांपल लिया, इंडिया का। आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट लेवल पे, सेकंड प्लानिंग स्ट्रक्चर, एंड थर्ड रिसोर्स डेवलपमेंट, बिलोंगिंग या मैचिंग विद नेशनल डेवलपमेंट। अब रिसोर्स आइडेंटिफाई भी हो गए, स्ट्रक्चर प्लानिंग भी हो गई, नेशनल इकोनॉमी में भी हेल्प कर रही है। फिर क्वेश्चन दोबारा से रेज होता है कि कहीं उनका इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है कि वो दोबारा फिर इन्वायरमेंटल जो है इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो जाए, या फिर इतना हम उसका एक्सप्लॉयटेशन कर लें, शोषण कर लें रिसोर्स का, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो ना रह पाए। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें,
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों को संरक्षित करना या बचाना। अब किस तरीके से, ये अभी नहीं, ये तो 1992 मीन्स 20वीं सेंचुरी में ही जब ये समिट हुई, तो उससे पहले ही ये कंसर्न पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज के माइंड में आ चुकी थी कि ये जरूरी हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर हम अगर इंडिया की बात लेके चलते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए बात करते हैं, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स और थिंकर्स जब डेवलपमेंट इंडिया के अंदर होने शुरू हुई, तभी से ही वरिड थे कि कंजर्वेशन तो रिसोर्सेज का करके ही चलना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, कोई भी विकास का कार्य गतिविधि है उसके अंदर रिसोर्स ही जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर कोई फैक्ट्री आयरन और बेस्ड है तो उसके लिए भी रिसोर्स नेचुरल और निकाला जाएगा आयरन, और कोई मान लो कि टिम्बर के ऊपर रिलेटेड है कोई भी इंडस्ट्री, तो उसके लिए फॉरेस्ट कटिंग की जाएगी। मीन्स किसी ने अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसके अंदर भी हम नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उसको भी अगर अबेंडेंट यूज करते हैं वाटर का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो वहां भी हमें कहीं ना कहीं लॉस होगा जाके। तो हमारे थिंकर्स और फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो हमारे वेलबींग के लिए हमेशा सोचते थे, कंट्री के वेलबींग के लिए, वो पहले से ही वरिड थे, जानते थे कि वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, किसी भी विकास कार्य के लिए जरूरत है रिसोर्सेज की। बट वो क्या कहते थे, गांधी जी का स्पेशली कहना था कि सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि जो लोग सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके अबंडेंट में रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिकली है, चाहे सेल्फ वी कैन से कि इम्प्रूवमेंट के लिए है, बेनिफिट गेन करने के लिए है, तो उनके वो बिल्कुल ही खिलाफ थे। और ये हमने देखा है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो पाए जाते हैं एरिया के, तो उस रीजन की डेवलपमेंट में वो ऑब्वियसली हेल्पफुल होते हैं। लाइक हम कोलोनाइजेशन का टाइम था, जब उसका एग्जांपल लेते हैं, तो जितने भी लाइक ब्रिटिशर्स आए या पोर्चुगीज आए, जो भी आए, उन्होंने आते ही जो मेन लैंड था इंडिया का, सेंट्रल हाईलैंड वी कैन से कह सकते हैं, अगर वहां पे अपनी फैक्ट्री सेटअप क्यों नहीं की, उन्होंने पर्टिकुलरली मद्रास, कोलकाता ऐसी जगह पे ही क्यों सेटअप किया, क्योंकि वो उसी जगह पे अपनी फोर्ट को सेटअप करना पसंद करते थे, जो मिनरली रिच होते थे, या ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरीके का अगर उन्हें किसी चीज का करना था, तो वहां उनके लिए वो बेनिफिट हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो। लाइक कोलकाता की बात करते हैं, तो वहां पर क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थी, अबेंडेंट में थी उनके पास। तो इस तरीके से क्या कहता है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी रियली रिलेटेड होती है रिसोर्सेज से, और किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई रिसोर्स मिलता है तो उसका डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन वो क्या कहते थे गांधी जी, साथ के साथ स्पेशली उन्होंने बोला कि अपनी खुद के लालच को पूरा करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और इसके लिए स्पेशल सेइंग भी उन्होंने कही थी, एक थॉट उन्होंने बोली, there is enough for everybody's need, not for everybody's greed। तो क्या कहता है कि नेचर के पास, प्रकृति के पास, धरती के ऊपर जितने भी जीव है ना, उन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ है, बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड, लेकिन सबका लालच पूरा करने के लिए नहीं है। हमें जितनी जरूरत है उतना हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स का, लेकिन अगर हम ये कहें कि लालच हो गया, वो बात करें, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाली बात करें कि लालच में आके वो मुर्गी को काट ही देता है और उसको फिर कुछ भी नहीं मिलता है, एक ही दम से अगर हम किसी भी रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें उसका फायदा नहीं होगा। और इसके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बनता है कि एक्सप्लेन द सेइंग ऑफ गांधी जी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। वो इसके थ्रू क्या कहना चाहते थे, एक्सप्लेन कीजिए। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपका। तो आई होप आपको यहाँ चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एंड हाउ इट इज डन इन इंडिया। 3 क्वेश्चंस रेज होते हैं 3 मार्क्स में। रिसोर्स प्लानिंग, डिस्क्राइब इंडियन रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ resources। Okay, so till then in the next video we will discuss about land resources,
लैंड रिसोर्स के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर अब आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें काइंड ऑफ सॉइल भी होगा। And till then, keep watching and kindly like, subscribe and share my video if you really like it. Thank you.